नमस्कार आप सभी साथियों का। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो जीके और जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि हमने हरियाणा पुलिस और सीटी मेंस और साथ साथ ग्रुप डी को देखते हुए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, क्योंकि हर एग्जाम में इंडिया जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को स्टार्ट किया था। इसमें हम सभी के सभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, जिसमें इंडिया जीके और साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन सभी को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करा रहे हैं और ऐसे ही हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जिसमें हम लगभग 5000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करा देंगे। तो इससे बाहर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने जो 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो हेलिना रक्षा उपकरण की बात करें तो यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है इजराइल। तो हेलिना रक्षा उपकरण की बात करें तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह भारत के द्वारा तैयार किया गया एक रक्षा उपकरण है, जिसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा ही इसे चलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हेलीकॉप्टर से चलाया जाने वाला एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे हेलिना नाम दिया गया है और इसका विकास भारत में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। यानी आपके सामने 4 स्थान दिए हैं और उनसे ऐसा आगे जो राज्य दिए हैं और उनमें पूछा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहला है सुंदरबन, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह कथन सही हो जाता है। दूसरा है भितरकनिका, तो यह उड़ीसा में स्थित है, तो यह भी सही है। तीसरा है पीताम्बरम, तो यह भी तमिलनाडु में स्थित है। जबकि वेवनाड की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित नहीं है, बल्कि यह केरल में स्थित है। तो इसमें असम्मिलित का पूछा था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वेवनाड झील जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कॉफी बंदरगाह के रूप में कौन से जो बंदरगाह है उसको जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह है उसे कॉफ़ी का बंदरगाह जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह माना जाता है। तो इसीलिए इसे इस बंदरगाह को कॉफ़ी के बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह ब्राज़ील में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करें तो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, या उससे संबंधित शहर के बारे में पूछा है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची नंबर 2 दी गई है। तो उनमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है रेनेटिन, जो कि पनीर में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर 1, जो कि सत्य है। इसमें असम्मिलित की बात करेंगे तो दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी, तो इसे प्लास्मिड्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं तीसरा है गोल्डन चावल, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। वहीं राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत, जो कि ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाई जाती, जबकि यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है।
वहीं बात करें तो ट्रोपोस्फियर, जिसे हम विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, तो विक्षोभ मंडल में जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए ट्रोपोस्फियर में बात करें तो इसमें मौसमी घटनाएं होती है, जबकि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल ऑप्शन नंबर डी ही असुमेलित है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पूछा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन की बात करें तो भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आपके सामने 4 कथन है। पहला है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तीसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला में, और चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में। तो कौन से क्षेत्रों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2 नंबर कथन और 4 नंबर कथन सत्य हो जाते हैं। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं और साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2 नंबर और 4 नंबर कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसे किसका उदाहरण माना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे वलित पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जिसे वलित पर्वत का हिस्सा माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली की बात करें तो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो करेवा वैली की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो ओवर की बात करें तो यह किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था, तो यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ऑपरेशन जीरो ओवर स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो जानबूझकर हत्या की गई, यह रोलेट एक्ट के बारे में किस व्यक्ति ने कहा था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी चीफ एंड्रयूज के द्वारा यह कहा गया था कि व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन चीफ एंड्रयूज के द्वारा कहा गया था कि जानबूझकर की गई हत्या है रोलेट एक्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसे कब पारित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी मानी गई है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, जिसमें जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, ये तीनों गैसें आती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी एवं सी, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी प्रकार के प्रदूषक सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि गैसोहोल का मिश्रण कौन सा है। तो गैसोहोल मिश्रण की बात करें तो इनमें से कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो जिसमें 90% पेट्रोल
और 10% एल्कोहल हो उसे हम गैसोहोल मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 90% पेट्रोल हो और 10% एल्कोहल, जिसे गैसोहोल मिश्रण के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि यदि एक वस्तु का एक समान गति से वर्ताकार पथ पर गतिशील है तो यानी इसमें से क्या घटनाएं होगी अगर एक वस्तु समान गति से वर्ताकार पथ पर गतिशील है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस स्थिति में इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब एक वस्तु वर्ताकार पथ पर गतिशील है तो उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उससे संबंधित मात्रक दी हैं और दूसरी तरफ जो यानी पद्धति दी गई है उससे पूछा है कि किस प्रकार संबंधित है। तो एमीटर की बात करें तो यह विद्युत का यानी विद्युत मापन का उपकरण हो जाता है। वहीं हाइग्रोमीटर की बात करें तो यह मुख्य रूप से सापेक्षता से आर्द्रता को नापता है। वहीं बैरोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा दाब को नापा जाता है। वहीं वाट की बात करें तो यह शक्ति का मात्रक हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, 4, 1, 2, यानी एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षता आर्द्रता को मापा जाता है, वहीं बैरोमीटर के द्वारा दाब को और वोट के द्वारा शक्ति को मापा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के निर्माता की बात करें तो यह किस व्यक्ति को कहा जाता है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा राम मोहन राय को भारत के आधुनिक भारत का निर्माता माना गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है ड्यूस डबल फोल्ड जैसे शब्दों का संबंध किस खेल से है। तो ड्यूस और डबल फोल्ड जैसे शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉन टेनिस में ड्यूस डबल फोल्ड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 कथन दिए हैं। पहला है इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी। दूसरा है इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और अन्य 15 सदस्य राज्यसभा से होते थे। तीसरा है इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और चौथा कथन है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 4 नंबर कथन इसका सही राइट आंसर होगा, यानी कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 4 नंबर कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यपालों के जो सम्मेलन होते हैं उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपालों के सम्मेलन होते हैं उनकी अध्यक्षता की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। पहली तरफ में संविधान के भाग दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित दिए गए हैं कि कौन से भाग में क्या कुछ
संबंधित पूछा जाता है। तो भाग 10(5) की बात करें तो इसमें क्या शामिल है और भाग 10 में क्या शामिल है, भाग 15 में और भाग 20 में क्या शामिल है। तो इसे बात करें, जैसे कि मुझे पता है कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो डी का 3 कौन से में है यह आप देख सकते हैं। तो डी का 3 कौन से में है, तो यह आप देखेंगे तो सिर्फ एक में दिया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यानी भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है और भाग 10 में जो कि यानी भाग 10 में सी के बारे में, तो इसमें कौन सा रहता है, सॉरी गलती हो गई, पूछा है डी, यानी भाग 20 में क्या आता है, तो यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है। यानी डी की बात करें तो सी में दिया गया है, यानी 4 नंबर पर सी दी कौन से में आता है, तो यह केवल 1 नंबर ऑप्शन है, यानी बी में यह कथन दिया गया है, जिसमें बी में दिया है ए डी बी सी, तो यह राइट हो जाता है। यानी भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ सरकार आती है और भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्र से है। वहीं भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है और भाग 20 में जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और संविधान संशोधन भारत में साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि आयरलैंड के संविधान से संबंधित भारत संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है उसके बारे में पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनावों की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों के तीनों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 215, जो कि उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 215। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत के संविधान की बात करें तो यह किस प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थितियों में यह संघात्मक प्रकार का संविधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, पूछा है कि भारत का संविधान कहलाता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। तो भारत के संविधान में कहा गया है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी संघ की संसद के पास रहेंगे, यानी अवशिष्ट जो भी अधिकार हैं वह संघ की संसद के पास रहेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जितने भी कानून या योजनाएं पास की जाती है तो उन्हें संसद के माध्यम से पास किया जाता है, क्योंकि यह उनके विशिष्ट अधिकार माने जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पूछा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कौन सा प्रस्ताव पेश करने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पूछा है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही है। तो लोक लेखा समिति से संबंधित 3 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं। दूसरा है इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तीसरा कथन है कि इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 नंबर और 3 नंबर कथन सत्य हो जाते हैं। यानी इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को
प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पूछा है गिल्ट एड्स मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। तो गिल्ट एड्स की बात करें तो यह मार्केट किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है गिल्ट एड्स मार्केट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। तो चालू खाते के संदर्भ में कौन से वर्ष में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1994 में जो चालू खाते के थे उसमें रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तन घोषित कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा है कि डायामेटिना गर्त यानी जो कि खाई के नाम से जानी जाती है किस महासागर में स्थित है। तो डायामेटिना गर्त या खाई कौन से महासागर में स्थित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंद महासागर में स्थित है डायामेटिना गर्त यानी खाई। तो यह हिंद महासागर में स्थित है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूछा है कि बरमुंडा त्रिकोण यानी बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, जिसे बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किस महासागर में स्थित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 33। पूछा है कि आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट की बात करें तो यह किसका रूपांतरित रूप है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेनाइट मुख्य रूप से नीस का रूपांतरित रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पूछा है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुस्लिम लीग से कुल 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 35। पूछा है कि अनवार ए सुहाइल किस प्रकार यानी किस फारसी भाषा का अनुवाद है। तो अनवार ए सुहाइली बात करें तो यह कौन सी किस यानी किसका फारसी में अनुवाद किया गया है, यह आपसे पूछा है। तो इसमें कौन से ग्रंथ का अनुवाद किया गया है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुहाइली में किया गया है। वहीं यह भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, जिसे फारसी भाषा में अनवार ए सुहाइली के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पूछा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश के दौरान माना जाता है। यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन हुआ था तो यह किस देश की देन मानी गई है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की देन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा 337 नंबर। पूछा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज की बात करें तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
यानी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया गया था राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पूछा है निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किन व्यक्तियों ने भाग लिया था ये आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है मदन मोहन मालवीय और चौथा है मौलाना आज़ाद। तो इनमें से किसके द्वारा जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3, यानी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। पूछा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है यह आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 40। पूछा है सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक तरफ बौद्ध की संगतियां दी गई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित शासक दिए हैं कि कौन से समय में कौन से शासकों का यानी उसमें शासन था। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो उसमें वहाँ के शासक कौन थे ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है यानी इसमें अजातशत्रु उस समय के शासक थे जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो उसमें काला अशोक वहाँ के शासक थे और तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो उस समय यानी अशोक जो कि वहाँ के शासक थे। वहीं चौथी बौद्ध संगति के समय कनिष्क वहाँ से शासक थे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4, 3, 2, 1 यह इसका सही जवाब हो जाता है, यानी एक के इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये उसमें यह वहाँ के शासक थे जब बौद्ध की संगतियाँ हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 41, जिसमें पूछा है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इनमें से पहला आंदोलन कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, तो उसी आधार पर इनको हम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बात करें तो अहमदाबाद मिल हड़ताल की गई थी, जिसे 1917 या 18 में किया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ऑप्शन 4 रहेगा। तो केवल एक में दिया है ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे पहले, उसके बाद खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, तो उसके बाद रोलेक्ट एक्ट और उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो ये इसका राइट क्रम हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है एक साइंस से क्वेश्चन पूछा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के कौन से भाग में डीएनए पाया जाता है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के अलावा कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। पूछा है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइमों से भिन्न होते हैं, यानी किन गुणों के कारण हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं यह आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी प्रोटीन नहीं है, इसीलिए हार्मोन में एंजाइमों से भिन्न माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है यह आपसे पूछा गया है और आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीरो
फथेलिमिस जो कि रोग होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जीरोफथेलिमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरोफथेलिमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। तो अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है कि एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है। तो ऐसी बायोटिक की बात करें जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा 46। पूछा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी अवधि 2 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। पूछा है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। तो वायु अंगार गैस में मुख्य रूप से कौन से घटक होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी CO, N2 और CO2, ये तीनों घटक इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। पूछा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। आपके सामने 4 हार्मोन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा स्रावित नहीं होता है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्सिटोनिन, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। बाकी थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मनोवर्धी हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये तीनों के तीनों पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पूछा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसमें किसी के मुख्य जनन अंग माना गया है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिडवाहिनी नलिका को मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग के रूप में माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डिडवाहिनी नलिका को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो इनमें से कौन सा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद माना गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। और आप 50 में से बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसी ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। कल हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।